हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ये है मिनरल न्यूट्रिशन, क्लास 11th का। ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है। पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था, वो हम पढ़ चुके हैं, और ये दूसरा चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो है वो फैक्ट बेस्ड है, इसीलिए याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, टोटल 4 पेज का माइंड मैप बना हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पेज का माइंड मैप है। पहला हम पढ़ते हैं, बाकी 3 अभी हम हटा दे रहे हैं। तो शुरुआत हम पहले से करते हैं। सबसे पहले हमें हाइड्रोपोनिक्स नाम की एक टेक्निक के बारे में बताया गया है, जिसे जूलियस वॉन सैक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में पूछा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स किस साइंटिस्ट ने दी। तो जूलियस वॉन सैक्स ने सबसे पहले इसको यूज किया था। इसमें हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग प्लांट इन एब्सेंस ऑफ सॉइल। हम प्लांट को ग्रो करते हैं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में, यानी बिना सॉइल के। और ये काफी ज्यादा यूज होने लगा है टोमेटो, लेट्यूस और सीडलेस कुकुम्बर की फार्मिंग में हम इसको यूज करने लगे हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स को। तो ये आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आते हैं क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। एनसीईआरटी ने आपको कई सारे मिनरल्स ऐसे बता रखे हैं जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब होता है जरूरी है। ठीक है, तो एसेंशियल मतलब होता है जरूरी है। और कैसे हम डिसाइड करेंगे एसेंशियल, तो वो ये 3 पॉइंट है। ठीक, जो एलिमेंट इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करेगा वो एसेंशियल होगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहली चीज, एलिमेंट जो होता है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी यानी 100% नेसेसरी होना चाहिए। दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल। जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और नॉन रिप्लेसेबल होनी चाहिए, यानी किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हम उस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट को। ठीक, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, यानी वो जो एलिमेंट है वो मेटाबॉलिज्म में यानी प्लांट के अंदर होने वाली किसी ना किसी रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं एसेंशियलिटी के। इस पे इसी से हम डिसाइड करते हैं कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा नहीं है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया एनसीईआरटी ने, 2 बेसिस पे। एक तो हम अमाउंट के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, दूसरा हम फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो पहला है अमाउंट के बेसिस पे। अमाउंट जो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये दोनों होते हैं अमाउंट के बेसिस पे। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो मैक्रो मतलब होता है मतलब ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाएगा उसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो कम अमाउंट में जो पाया जाएगा उसे हम कहेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट्स, ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कितना? मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी, यानी 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा। ये मिलीमोल है। ठीक है, अलग अलग तो ये याद रखना है आपको अमाउंट कि 10 मिलीमोल से ज्यादा पाया जाना चाहिए। दूसरा प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, 10 मिलीमोल पर केजी से कम में पाया जाएगा। ठीक है, इससे कम अमाउंट में पाया जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट टोटल 9 है। इसमें कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से याद रखने हैं आपको सारे। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट टोटल 8 है। इसमें कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपने इसे इनमें से कोई भी एक याद कर रखिए, बाकी उसके अलावा कोई भी पूछा जाएगा तो वो माइक्रो हो जाएगा। जैसे आपने माइक्रो याद कर लिए, मैक्रो सारे आपने याद कर लिए, तो उसके अलावा जो पूछा गया वो माइक्रो हो गया। या एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपको इतने एलिमेंट्स एक साथ याद होने चाहिए। देखिए CHONSP, जो ये CHONSP है ना, इसको आप एक साथ याद रखिए। ये आपके बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है इसका पहले, उसमें भी आपको काम में आएगा। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, इसको आप इसी तरीके से डायरेक्ट याद रखिए। CHONSP आपको याद रखना है। बाकी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अलग से याद रखिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रखना थोड़ा आसान है मेरे लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने याद भी रखा है। बायोमोलिक्यूल्स में कहाँ काम आता है ये ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक पॉइंट है बायोमोलिक्यूल्स में कि कौन से एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के मुकाबले। तो CHONSP जो होता है उसमें ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। तो वहां भी आपको काम में आ जाएगा, आपको यहाँ पे भी काम में आ जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से तो मैक्रो आपको याद रखना चाहिए, माइक्रो आप वो कर सकते हैं। हालांकि इसके अलग अलग तरीके भी आते हैं, ट्रिक्स और टिप्स में आप देख सकते हैं, और अलग अलग ट्रिक के थ्रू लोग याद करवाते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं जैसा आपका मन। ठीक है, तो ये हमने अमाउंट के बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट को क्लासिफाई किया। अब हम फंक्शन के बेसिस पे करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट का फंक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो 4 फंक्शन एनसीईआरटी में दिए गए हैं इसी तरीके से हेडिंग बना के।
पहला फंक्शन है स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर बनाने में, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। दूसरा एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जो होते हैं मैग्नीशियम, फास्फोरस होते हैं। देखिए फास्फोरस एटीपी होता है, एटीपी में पी क्या होता है, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट में फास्फोरस होता है, और एटीपी क्या करती है, एनर्जी रिलीज कराती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक। तो मतलब ये एनर्जी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तीसरा एक्टिवेट या इनहिबिट एंजाइम, एंजाइम को एक्टिवेट या इनहिबिट करने के लिए। चौथा है चेंज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदलने के लिए। अब तीसरा पढ़ते हैं, एंजाइम को जो एक्टिवेट करते हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम +2 यानी मैग्नीशियम आयन जो है वो रिबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, ठीक। जिंक +2 यानी जिंक आयन जो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है, और मॉलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। तो ये एंजाइम्स जो मिनरल्स जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आते हैं, ठीक है। खासकर इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जिंक भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब तीनों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। मैग्नीशियम आयन रुबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जिंक आयन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, और मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट कराता है। चौथा था चेंज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जैसे कि पोटेशियम, मतलब कुछ मिनरल्स होते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदल सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करने से ही वो इसको मतलब रेगुलेट कर सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है, स्टोमेटा की। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो पहले पेज में हमें यही 3 ही 4 चीज़ें पढ़नी है, और हमने ये पढ़ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। अच्छा, मेरी जो आवाज़ है हो सकता है वो चेंज हो या फिर काफ़ी धीमे हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है और आवाज़ बैठ गई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अब आते हैं ये पेज जो है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको ये कॉलम और ये कॉलम तो जरूर ही याद रखना है। इस कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कौन सा याद रखना है, ठीक है। इसमें लिखे तो मैंने काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन याद कौन से रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तब आप याद रखिएगा, ठीक। तो पहला दूसरा आपको याद ही रखना है, इसके अलावा ये आपको मैं बताऊंगा कौन सा याद रखना है, ठीक है। इस पेज में सिर्फ मैं आपको इतना बताया है कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके क्या यूजेस है, ठीक है। इसके पूरी एनसीईआरटी ने पूरा मतलब बना के रख रखा है, डिटेल दी है। तो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में यानी NO3- के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा NO2- और NH4+ यानी अमोनियम आयन के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इस पार्ट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या होता है कि नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, NO3+ या फिर NO3- या फिर NO2-। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो नाइट्रोजन होता है वो ज़्यादातर नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, और नाइट्रेट जो होता है वो NO3- होता है, ठीक है। नाइट्राइट जो होता है वो NO2- होता है। तो बेसिकली आप एक ही याद ही रखिए, अगर आपको नहीं पता ये चीज़ कि नाइट्रेट और नाइट्राइट क्या होता है, ठीक। तो नाइट्रेट जो होता है वो NO3- होता है, इसी फॉर्म में मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है। नीट में एक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है उस समय, ठीक। अब यूजेस क्या होता है, में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूल में मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा नाइट्रोजन यूज होता है, तो इसी वजह से आपको याद यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको ये पता हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड में भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन यूज होती है, वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। DNA और RNA का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये कोई जरूरत नहीं याद रखने की। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पे, जो कि है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो होता है H2PO4 या फिर HPO4- के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये भी प्रोटीन में यूज होता है, इसके अलावा फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में यूज होता है। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी फॉस्फोरस आपको दिख गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कई सारे अमीनो एसिड होते हैं जिसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में पूछा भी नहीं जाता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह नहीं आता कि फॉस्फोरस प्रोटीन में यूज होता है या नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, ठीक है। तो इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है पोटेशियम, जो कि K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बर्ड में, लीव्स में अनायन कैटायन बैलेंस में यूज होता है। इसके अलावा कुछ एक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करने में यूज होता है। इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है, एनायन कैटायन बैलेंस, इसको यूज करना, ठीक है। कि जो पोटेशियम है वो एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो पोटेशियम में आपको ये जरूर याद रखना है, एनायन कैटायन बैलेंस, बाकी चाहे याद रखिए चाहे ना याद रखिए, ठीक। फिर आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो Ca+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कैल्शियम आयन के फॉर्म में। ये यूज होता है सेल वॉल में, मिडिल लेमला में। अब मिडिल लेमला इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर आपने मेरा सेल वाला लेक्चर पढ़ा है, सेल वाला माइंड वेब, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का माइंड वेब, तो उसमें मैंने बताया कि जो मिडिल लेमला होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, तो कैल्शियम नाम वैसे ही आ गया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वो पुरानी चीज़ें याद रहेंगी थोड़ा सा भी, तो आपको यहाँ पे ये टेबल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेबल आप रट भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यही रहेगा कि आप यहाँ पे इस टेबल को रटे ना, बस आपको पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मैंने बताया था आपको मिडिल लेमला जो थी कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का माइंड मैप जो है उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हो, याद रख सकते हैं। इसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल में यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैल्शियम, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम जो होता है वो Mg+2 के फॉर्म में मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने में यूज होता है। ये अभी आपने देख लिया ऑलरेडी, जो पुराना पेज है आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है, रुबिस्को पेपकार्बोक्सिलेज। तो ऐसा तो है नहीं याद करने की जरूरत है, आप उसी को याद रखिएगा, ठीक। क्लोरोफिल में यूज होता है, राइबोसोम में यूज होता है, DNA RNA में, कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर आता है सल्फर। सल्फर जो होता है सल्फेट के फॉर्म में यूज होता है, SO4-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, SO4-2 को ही सल्फेट कहा जाता है, ठीक। ये भी अमीनो एसिड में यूज होता है, अमीनो एसिड का सिस्टीन और मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन को हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कभी कभी कहते हैं, और ये नीट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिस्टीन और मिथ्योनिन में जो सल्फर होता है, ठीक। तो बेसिकली ये भी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, तो ये पिछला ही है, पुराना ही है, ये भी नया नहीं है, ठीक। तो ज़्यादातर चीज़ें जो टेबल में वो पुरानी ही है। इसके अलावा सल्फर कोएंजाइम में यूज़ होता है और विटामिन में यूज़ होता है, खासकर इन तीनों विटामिन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। हालांकि ये भी कभी पूछा नहीं गया और बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जैसे रैंक वाली, तो आपको याद रखना होगा। अगर आप सिंपल नंबर ला के बस सिलेक्ट होना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रैंक लानी है तो याद रखना होगा थायामीन, बायोटिन और कोएंजाइम ए, ये तीनों जो है विटामिन है, इनमें ये यूज होता है। इसके अलावा फेरोडॉक्सिन जो होता है ये भी एक तरह का कंपाउंड होता है जिसमें सल्फर यूज होता है, ठीक है। तो ये सल्फर हो गया। फिर आते हैं आयरन पे। आयरन जो होता है फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है नीट के एग्जाम में, आपको दिया जाएगा Fe+3, इसके अलावा इसी बगल लिख दिया जाएगा Fe+2। तो Fe+2 जो होता है उसको फेरस कहते हैं, वो नहीं, वो उस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब होता, ये हमेशा Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है फिर आयरन, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जो आयरन है वो Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था, फेरिक कहते हैं इसको, फेरिक आयन, ठीक। अच्छा, अब आयरन क्या करता है, एक्टिवेट कैटालेज। कैटालेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है मैंगनीज। मैंगनीज जो होता है मैग्नेस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया था, Mn2+। ये स्प्लिट वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, कोई जरूरत याद रखने की नहीं है, क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जब आएगा तो ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपको याद हो जाएगा बाद में, ठीक है। इस टेबल के थ्रू अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे कि लाओ हर एक का याद रख लें, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसी वजह से कोई जरूरत नहीं याद रखने की। फिर आता है जिंक। जिंक जो होता है Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बनाने में जिंक यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉपर जो होता है क्यूपरिक आयन के फॉर्म में यूज करता है, क्यूपरिक जो होता है Cu+2 को कहते हैं। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। फिर आते हैं बोरॉन। सबसे ज्यादा यूज जो होता है बोरॉन का पूछा गया है, ठीक है। तो बोरॉन Bo3-3 या फिर B4O7-2 में यूज एब्जॉर्ब होता है। ये इतने यूजेस हैं इसके बोरॉन के। पहला, अपटेक एंड यूज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयन के अपटेक को यूज के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, यानी मेम्ब्रेन के सही तरीके से काम करने के लिए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए और ट्रांसलोकेशन के लिए, इन सब में बोरॉन यूज होता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलोकेशन आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, बाकी सब याद रखना है आपको, ठीक। कैल्शियम आयन का यूज और अपटेक करने के लिए, मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए, पॉलन जर्मिनेशन और सेल डिफरेंशिएशन के लिए बोरॉन जो होता है वो काम में आता है।
प्लांट्स में, ठीक, और कई बार पूछा गया ये चीज। फिर आता है मॉलिब्डेनम, MoO2+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है और वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में हेल्पफुल होता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एनायन कैटायन आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं क्योंकि दो एलिमेंट्स कुल ऐसे हैं जो कि एनायन कैटायन बैलेंस में आपको बताया गया है, एक तो क्लोरीन है और दूसरा यहाँ पे आपने एक और पढ़ा था पोटेशियम, पोटेशियम में आप देखोगे एनायन कैटायन बैलेंस को, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरीन जो होता है इन दोनों को आपको एनायन कैटायन बैलेंस के लिए याद करना था। ये पूरा चार्ट था जिसमें आपको क्या याद करना था कि एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, यूजेस क्या है। यूजेस सिर्फ वही याद रखिएगा जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है, जिस पे मैंने डैश डैश किया है, बाकी यूज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा चार्ट मैं खुद नहीं याद कर पाऊंगा, तो मैं आपको याद करने के लिए कैसे कह सकता हूँ, ठीक। तो ये पूरा चार्ट है, हो सकता है आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, और ये है तो खैर नीचे तक तो आप PDF में ही देख लीजिएगा, क्या जरूरत है स्क्रीनशॉट की। खासकर बोरॉन है आपके पास जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे इसको, ठीक। अब आते हैं तीसरे पेज पे। ये तीसरा पेज है, तो इस पेज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कोई चीज होती है तो इसका मतलब उससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट, मतलब कम से कम उतना तो चाहिए ही, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट उतने तो चाहिए ही। क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर कम हमें प्लांट को हम देंगे तो उसे हम डेफिशिएंसी कहेंगे। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, और क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो होता है उससे वो एक मतलब एक तरीका होता है, वो एक लाइन है कि उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे नीचे हो गया तो एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक। फिर आपको बताया गया है कुछ मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स। मोबिलाइज्ड एलिमेंट जो होते हैं मतलब वो मूव कर सकते हैं, उनको प्लांट क्या करता है, मूव करा देता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये मोबिलाइज्ड है, और इनकी जब डिफिशियंसी होती है तो डिफिशियंसी सिम्टम्स सीन इन ओल्डर टिश्यू फर्स्ट। जो डिफिशियंसी सिस्टम होता है वो ओल्डर टिश्यू में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ओल्डर जो यानी जो बूढ़े होने लगते हैं टिश्यूज, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, जो ज्यादा दिन के टिश्यूज हो गए होते हैं। फिर इमोबाइल यानी जो नहीं मूव कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर, कैल्शियम। डिफिशियंसी सिम्टम इनका जो होता है वो यंगर टिश्यू में ज्यादा देखने को मिलता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल सहित ये नीट में पूछा गया है, ठीक। कि जो एलिमेंट है मतलब ऐसे पूछा जाता है कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये तीनों अगर इनकी डिफिशियंसी हो गई तो कहाँ देखने को मिलेगी सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों जो होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, तो इसी वजह से ओल्डर टिश्यू में सबसे पहले देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट नीट में पूछे जाते हैं, दोनों याद रखिएगा, ठीक। फिर आते हैं कि कुछ बीमारियां दी गई हैं, अलग अलग एलिमेंट के लॉस होने की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है वो आपको याद रखना है। पहला क्लोरोसिस, क्लोरोसिस होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के लॉस को हम क्लोरोसिस कहते हैं। लीफ टर्न्स येलो, लीफ जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक। फिर है डिफिशियंसी ऑफ सोडियम नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम, इन सब की कमी होती है जब, तो क्लोरोसिस होता है, ठीक। तो आप ये याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा आपको कि 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्लोरोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ऊपर के 4 जो होते हैं माइक्रो वाले हैं, नीचे के 4 जो हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक। सॉरी, ऊपर के 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नीचे के 4 जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक। तो ये डिफिशियंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्लोरोफिल के लॉस के लिए, ठीक। फिर आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ लीफ टिश्यू, लीफ टिश्यू के डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से ये होता है, ठीक है। फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम, इन चारों की अगर कमी हो जाती है तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक। तो इनहिबिशन मतलब होता है रोक देना, सेल डिवीजन रुक जाता है। फिर डिले फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग जो होती है वो देर से होती है, किसकी कमी से, नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी से। इनकी कमी से जो फ्लावरिंग होती है प्लांट में वो देर से होने लगती है, डिले हो जाती है, ठीक। तो ये बात हो गई कि अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है, जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है।
अब कमी भी हानिकारक होता है और कोई चीज ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी हानिकारक होती है, ठीक। अब ये यहाँ बताया गया है, इफ इंक्रीज इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीड्स टू 10% डिक्रीज ऑफ ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, इसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी। यानी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हमारे क्या प्लांट बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस माइक्रोन्यूट्रिएंट के बढ़ने से क्या होता है 10% डिक्रीज ऑफ ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो ड्राई वेट था वो 10% कम हो गया, तो हम कहेंगे वो उस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो गई, बहुत ज्यादा हो गया वो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कि 10% डिक्रीज होना चाहिए ड्राई वेट उस टिश्यू का। ड्राई वेट मतलब होता है जो पानी हटा दो तब जो वेट किया जाता है उसको कहते हैं ड्राई वेट, ठीक है। तो ये होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी दिया है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी जो होती है इसमें क्या होता है, ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेसल, इससे पहचाना जाता है। ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनके बगल बगल क्लोरोटिक वेसल होती है, यानी येलो कलर की वेसल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्लोरोटिक यही क्लोरोसिस वाला, ठीक। तो ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं और आपको क्लोरोटिक वेन्स देखने को, मतलब बगल बगल क्लोरोटिक वेन्स देखने को मिलती है। तो इसको हम कहते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी। और जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो जाएगी यानी मैंगनीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जब मैंगनीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये कह सकते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी। तो एक तो ये रीज़न है कि मैंगनीज बढ़ गया, या एक ये भी रीज़न हम कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैंगनीज और कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज और कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि मैंगनीज बढ़ जाता है। एक्चुअली सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, मैंगनीज जो होता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम से जीत जाएगा कंपटीशन में, इसी वजह से मैंगनीज आगे हो गया और ये दोनों क्या होता है, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, ये दोनों कम हो जाते हैं, ये तीनों जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। तो ये मैंगनीज टॉक्सिसिटी का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। अब आते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन जो होता है वो दो फेज में एब्जॉर्ब किया जाता है। फर्स्ट फेज जो होता है पैसिव फेज होता है, जिसमें रैपिड अपटेक होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्लांट जो होता है अपटेक करता है, उठाता है आयंस को, ठीक। इनटू फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यहाँ पे सेल वॉल को कहा गया है और सेल के बीच में जो स्पेसेस थे, फ्री जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनमें, ठीक है। तो फ्री स्पेस में आता है ये। सेकंड फेज जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, पैसिव मतलब एनर्जी नहीं चाहिए। सेकंड फेज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, स्लो अपटेक यानी धीमे धीमे एक्टिवेट होता है, इनटू इनर स्पेस, इनर स्पेस मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो फेज में होता है, एक रैपिड होता है, एक स्लो होता है। एक में फ्री स्पेस यूज किया जाता है जैसे कि सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस, और दूसरे में इनर स्पेस यानी कि सेल के अंदर का स्पेस यानी कि साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा यूज किया जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयन जो होता है उसको हम फ्लक्स कहते हैं। इनफ्लक्स मतलब मूविंग इनवर्ड, आयंस अंदर आ रहे हैं, ई फ्लक्स मतलब मूविंग आउटवर्ड यानी आयंस बाहर जा रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, ये पार्ट जो है इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। मैंने टेढ़ा लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दोगे तो सही दिखेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है काफी आसान है, सबसे मतलब जो आसान मैंने किया इस पूरे चैप्टर में वो नाइट्रोजन साइकिल को किया है, ठीक है। लोग डरते हैं नाइट्रोजन साइकिल से, लेकिन यहाँ पे काफी आसान है। शुरुआत हम करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, ठीक। थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है N2 के फॉर्म में होती है, उसको अमोनिया में बदलना, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, बहुत ही आसान है। तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि नाइट्रोजन को अमोनियम बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन थी, हमने अमोनियम बदल दिया। अब अमोनिया को क्या करते हैं हम NO2 माइनस में मतलब चेंज करते हैं, जिसको कहते हैं नाइट्राइट, ठीक। मैंने लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरी था ना लिखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिखा। तो अमोनिया को हम नाइट्राइट में बदलते हैं यानी NO2 माइनस में बदलते हैं, और इसके लिए हमें दो बैक्टीरिया काम में आते हैं, एक को कहते हैं नाइट्रोसोमानास, एक को कहते हैं नाइट्रोकोकस। तो ये दोनों बैक्टीरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछे जाते हैं कि अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस यूज किए जाते हैं, ठीक। अब NO2 माइनस जो होता है इससे हम NO3 माइनस बना देते हैं, और NO2 माइनस से NO3 माइनस यानी नाइट्राइट से नाइट्रेट बना देना, इसके लिए क्या यूज होता है, नाइट्रोबैक्टर। तो NO3 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था जब नाइट्रोजन वाला टॉपिक आया था, एक मिनट फिर से ये देखिए मैंने बताया था नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब किया था NO3 माइनस में।
तो बेसिकली हमें क्या था, हमारे पास NO2 माइनस था, लेकिन हमने इसको नाइट्रेट में बना दिया और इसके लिए नाइट्रोबैक्टीरिया यूज हुआ। अब इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक। अब इसका मतलब इसका दो काम हो सकता है, या फिर इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर देंगे या फिर वापस ये नाइट्रोजन में बदल देगा। तो मान लीजिए प्लांट ने नहीं एब्जॉर्ब किया तो ये NO3 माइनस जो है ये वापस N2 में बदल जाएगा, और NO3 माइनस का N2 में बदलना कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदल जाना, ठीक। ये अलग अलग जितने भी मैं बता रहा हूँ, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी फिगर से आपको 8-10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो ये फिगर आप ध्यान से समझ लीजिए। तो नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदल जाना क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक। अब नाइट्रोजन जो ये नाइट्रेट है, अगर इसको प्लांट्स ने ले लिया तो प्लांट्स को ऑब्वियसली एनिमल्स खाएंगे, तो एनिमल्स के पास चला जाएगा। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब डीके होंगे, डीके मतलब मरने लगेंगे या सड़ने लगेंगे, तो कभी ना कभी तो सभी मरेंगे ना। तो जब ये डीके होंगे तो इनमें से जो नाइट्रोजन थी वो कहाँ किस तरीके से एंटर हुई थी, NO3 माइनस के फॉर्म में एंटर हुई थी, ठीक। निकलेगी RNH2 के फॉर्म में, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, CH3 CH4 कुछ भी हो सकता है, और CH मतलब CH3 C2H5, इस तरह से कई सारी चीजें हो सकती है। R मतलब आपने केमिस्ट्री में कई सारे काफी पढ़ा होगा, एल्कीन जो होता है, एल्केन होता है। तो RNH2 के फॉर्म में ये डीके होके प्लांट और एनिमल से क्या होगा, जब डीके होगे प्लांट एनिमल, तो RNH2 के फॉर्म में हम यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगी। अब ये RNH2 है, हम इसको क्या करेंगे, वापस से NH3 में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको कहेंगे हम अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्यों, क्योंकि अमोनिया बन रहा है, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से हम अमोनिया बना रहे हैं, इसी को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब इस पूरी साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम फिर से दोहराते हैं। नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, नाइट्रेट का नाइट्रोजन में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमारे पास है या RNH2 है उसका, या सिंपल कह लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अमोनियम बदलना, यहाँ पे अमोनिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, ये N2 वाली नहीं का, N2 वाली अलग है। N2 जैसे N2 से हम अमोनियम बदल रहे हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं, लेकिन RNH2 से अगर हम अमोनियम बदल रहे हैं तो अमोनिफिकेशन कह रहे हैं, ठीक। तो ये तीन डेफिनेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, याद रखनी है आपको अच्छे से, ठीक है। रट लेना इसको जितना अच्छे से हो सकता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने के लिए हमें दो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। कभी कभी दोनों में से किसी एक को यूज किया जाता है, कभी कभी दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्लियरिटी के लिए मैंने बता दिया। तो ये बैक्टीरिया यूज किया जाते हैं, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने के लिए तो नाइट्रोबैक्टर यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया कई बार पूछे गए हैं, ठीक। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी जगह पे आपको पूरा हो गया। अब इसी को मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। N2 से NH3 यानी नाइट्रोजन से अमोनिया बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन से हमने यहाँ पे ये भी किया है ना, NH3 से NO2 बनाया, फिर NO2 से NO3 बनाया, तो NH3 से NO2 माइनस बनना और फिर NO3 माइनस बनना, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक। देखो नाइट्रिफिकेशन, ये यहाँ से यहाँ तक नाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो अमोनिया से NO2 माइनस बनाना, फिर NO3 माइनस बनाना, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन करना, और इसी नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन बदल देना, इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक। फिर RNH2 जो था हमारे पास, उसको हम अमोनियम बदल देते हैं तो अमोनिफिकेशन कह देते हैं, और NO3 माइनस से हम वापस से अगर नाइट्रोजन बना दें तो उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने फिर से एक बार लिख दिया कि आपको याद रह सके यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा तीसरा पेज था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा पेज था, इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो अब हम तीसरा पेज पढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाए तो उसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन जो होता है सबसे ज्यादा यहाँ से आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स किस तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं ये, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब जो अकेले रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ रह के, ठीक है। फ्री लिविंग में भी दो कैटेगरी है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनएरोबिक मतलब जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक।
तो एरोबिक का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर बाइजरनिकिया, एनारोबिक का एग्जांपल है रोडोस्पाइरलम, नॉस्टॉक और एनेबिना। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा मतलब बैक्टीरिया बताओ जो कि फ्री लिविंग है और एरोबिक है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो आपको इन दोनों में से बताना है। या क्वेश्चन आता है कि ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब बताओ जो कि एनारोबिक है, तो आपको बताना है रोडोस्पाइरलम, नॉस्टॉक, एनेबिना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा नीट में पॉपुलर है, पूछे जाते हैं। ठीक, सिम्बायोटिक का एग्जांपल है राइजोबियम और फ्रैंकिया। ये राइजोबियम फ्रैंकिया जो होता है लेग्यूम प्लांट्स के साथ जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूम मतलब ऐसे प्लांट जिनके गांठ पाई जाती है। बेसिकली जो दाल होती है, जैसे अरहर की दाल है, तो अरहर का प्लांट अगर आप निकालेंगे तो उनमें जो रूट होती है, उसकी जो जड़ होती है, उसमें ऐसे गांठ पाई जाएगी, तो उन्हीं को हम लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम और फ्रैंकिया जो होते हैं उसी गांठ में एक्चुअली होते हैं। ठीक, फ्रैंकिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, कैन मेक नोड्यूल्स इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। मतलब फ्रैंकिया जो होते हैं वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनमें भी नोड्यूल बना सकता है। ठीक है, अब सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक एंजाइम प्रेजेंस होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, तो क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन भी पिंक कलर का होता है, इसी वजह से जो सेंट्रल पोर्शन नोड्यूल का होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक, अगला टॉपिक इधर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी नोड्यूल जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे। नोड्यूल वही गांठ, जो रूट में गांठ होती है उसको नोड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो स्टार्ट्स इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट, ये रूट की कॉर्टेक्स में स्टार्ट होता है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। पहला नाइट्रोजेनेस। नाइट्रोजेनेस जो होता है एक एंजाइम है, ये एमओएफई प्रोटीन है। एमओएफई मतलब क्या होता है? मॉलिब्डेनम और आयरन से बना हुआ प्रोटीन का एंजाइम है। ठीक है, और नाइट्रोजेनेस क्या करता है? मेक्स अमोनिया, अमोनिया बनाता है। ठीक, अमोनिया जो होता है वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट माना जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक, तो सबसे पहले यही तो आपको बताया गया कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। लेकिन बीच के स्टेप्स हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पहला पता है और आखिरी पता है। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो अमोनिया होता है। ठीक है, फिर दूसरा लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? मेंटेन्स एनएरोबिक कंडीशन इन नोड्यूल। नोड्यूल में एनएरोबिक कंडीशन मतलब बनाए रखता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस एंजाइम है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर कभी कभी इसको कहते हैं। ये ऑक्सीजन जो भी नोड्यूल में जितनी भी ऑक्सीजन आती है उसको मतलब निकाल के बाहर कर देता है, या कुछ ना कुछ उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन कर ही देता है। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? मेंटेन्स एनएरोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए इन नोड्यूल में। ठीक, एक अमोनिया के बनने के लिए 8 एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये नीट में डायरेक्ट पूछा गया है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो काफी ज्यादा मतलब एनर्जी यूज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एक अमोनिया अगर हमें बनाना है तब भी हमें 8 एटीपी चाहिए, 8 एटीपी चाहिए। ठीक है, अब फेट ऑफ अमोनिया, यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन जब हमने फिक्स कर लिया तो अमोनिया बनी, तो अमोनिया का होगा क्या? फेट मतलब होता है उसका फेट मतलब क्या होता है? फेट मतलब उसका भविष्य क्या होता है। ठीक, भविष्य क्या होगा अमोनिया का जो बनी है? तो अमोनिया जो होता है वो जनरली क्या होता है? NH4 प्लस में बदल दी जाती है, और NH4 प्लस से अमीनो एसिड बनाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो अमीनो एसिड के लिए काम में आती है, इस वजह से इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन ज्यादातर जब प्लांट्स अमोनिया बना लेते हैं तो अमोनिया को NH4 प्लस में बदल देते हैं, अमोनियम आयन में, और उससे अमीनो एसिड बनाते हैं जो कि उनके लिए काम में आता है। ठीक, अब अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बनाने का दो तरीका है। पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। तो पहला ये आपको ध्यान रखना है, अमोनियम आयन से हमें अमीनो एसिड बनाना है। ठीक है, तो पहला तरीका है रिडक्टिव एमिनेशन। एमिनेशन मतलब अमोनिया बनाना। ठीक है, रिडक्टिव एनिमेशन में क्या करेंगे हम? अमोनियम आयन जो होगा उसको अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और NADPH से रिएक्ट कराएंगे, और इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, और इससे क्या बनेगा? ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। NADPH क्या होता है? NADP क्या होता है? कुछ जानने की जरूरत नहीं है अभी, अगला चैप्टर जो है उसमें इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो बेसिकली आपको यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि NH4 प्लस को हम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे। NADPH का उसने मतलब जिक्र किया ही नहीं है। ठीक है, तो
आपको याद रखना क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन में अमोनियन आयन को हम अल्फा ग्लूटेरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस के प्रोसेस में बनता क्या है, ग्लूटामेट, हाइड्रोजन और NADP। ग्लूटामेट जो है यही आगे चल के ग्लूटामिक एसिड नाम की एक अमीनो एसिड होती है, उसको बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम क्या था, अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बनाना, तो यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक, तो ये पहला तरीका रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं जिसे हम। दूसरा तरीका इधर है, इस तरीके का नाम है ट्रांस एनिमेशन। ट्रांस एनिमेशन यहाँ पे ट्रांस मतलब ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप लेते हैं टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, तो किसी कीटो ग्रुप में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम अमीनो ग्रुप लेते हैं किसी अमीनो एसिड से, और जनरली किससे, ग्लूटामिक एसिड से। तो ग्लूटामिक एसिड एक तरह के अमीनो एसिड है जिससे हम अमीनो ग्रुप ले लेते हैं और उसको कीटो में ट्रांसफर कर देते हैं, किसी कीटो एसिड की कीटो ग्रुप में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे हमें वो मिलता है। अब इसकी लंबी चौड़ी रिएक्शन है जो कि डिटेल लेक्चर में अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अभी बेसिकली आपको इसको समझना है थोड़ा सा। इसमें एंजाइम पूछा जाता है। एंजाइम जो होता है ट्रांस एमिनेज यूज होता है, बहुत ही आसान है। ट्रांस एमिनेशन नाम की प्रोसेस है, तो ट्रांस एमिनेज नाम का एंजाइम यूज हो रहा है, बहुत ही आसान है। नोड्यूल ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट का जो नोड्यूल होते हैं जैसे कि सोयाबीन, ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरेडिड्स। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं तो उसको यूराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। और जो यूराइड्स होते हैं इनका हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, यानी कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि यूराइड्स में नाइट्रोजन कार्बन रेशियो कितना होता है, तो ज्यादा होता है। ठीक है, काफी हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन, ये यूरिड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद यूराइड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं, और यूराइड्स जो है इनमें नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, आखिरी पॉइंट चैप्टर का, दो अमीनो एसिड जो कि एस्पाराजीन है और ग्लूटामीन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम, जाइलम के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, याद रखिए, अमीनो एसिड जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, एमाइड्स हैं एक्चुअली, ये अमाइड्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों अमाइड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अमाइड बेसिकली अमीनो एसिड से ही बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों अमाइड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा चौथा पेज हो गया। तो टोटल हमने चारों पेज कर लिया, ये तीसरा पेज था। इसमें ये जरूर याद रखिएगा, ये दूसरा पेज और ये पहला पेज। ये जो टेबल है वही चीजें याद रखिएगा जो हमने अंडरलाइन किया है, बाकी फालतू चीजों में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया मिनरल न्यूट्रिशन का माइंड मैप। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आवाज मेरी जो है वो खराब है, इसी वजह से हो सकता है थोड़ा धीमी हो या फिर चेंज लग रही हो, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करना जरूरी होता है। ठीक है।